दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, यूपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन की पूरी क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज एपिसोड नंबर 5 में हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट के चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर 1 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब टॉपिक बी के एक डायमेंशन को। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो चैप्टर 1 है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उद्भव, डेवलपमेंट एंड फीचर्स। यानी इस चैप्टर के दो सब पार्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। एक है संविधान का विकास और संविधान की विशेषताएं। और ये चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है। लेकिन मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर लिखने के लिए, चूंकि टॉपिक्स जो भी थीम चूज की जाती है मेंस के क्वेश्चंस में, वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की होती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो चैप्टर 1 है इसको बहुत ठीक ढंग से समझें, क्योंकि ये पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशनल चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को अगर आपने ठीक ढंग से समझा तो बाकी के चैप्टर्स को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो एक वीडियो में मैंने आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया था। एपिसोड नंबर 4 में मैंने ब्रिटिश रूल में बने हुए अधिनियम और उनका संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताया था। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो जन आंदोलन हुए उन्होंने संविधान के विकास पर क्या प्रभाव डाला, या कैसे संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनको इंक्लूड करने के लिए इन घटनाओं ने हमें प्रेरणा दी। ये बात हमें समझनी है। तो आज का विषय यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जन आंदोलनों की स्थिति देखी गई उनका संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा संविधान राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमारे संघर्ष थे, जो अनुभव थे, जो हमारी विचारधाराएं थीं, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा, डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी संसदीय व्यवस्था उन सभी घटनाओं को ही प्रतिबिंबित करती है। तो इतिहास में जाकर उन घटनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम जो भी क्लासेस कर रहे हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। जो चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रीलिम्स के लिए केवल एक चैप्टर ज़रूरी होता है और वो है कि ब्रिटिश काल में बने हुए अधिनियमों ने संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया, और जो तथ्यात्मक विवरण है वो सारी चीज़ें। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर से प्रीलिम्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी उनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा PYQs के डिस्कशंस के साथ। तो अभी हम संकल्पनाओं को समझते हैं, और मेरी कोशिश ये भी है कि क्लास को मैं इस तरह से कंक्लूड करूं कि आपकी कई सारी पुस्तकों को पढ़ने की अनिवार्यता से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। क्लास लेक्चर्स आपको कंप्लीट कमांड डेवलप करे इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट पे। तो आइए फिर मुख्य परीक्षा की संकल्पनाओं पर आधारित इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जन आंदोलन और भारतीय संविधान का विकास। तो सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ जन आंदोलनों की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि हिस्ट्री, इतिहास और इतिहास की घटनाओं से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जब हम जन आंदोलनों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक घटना जो रही वो रही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना। मुझे लगता है कि आप सब इस घटना से परिचित हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली सांगठनिक अभिव्यक्ति थी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ आवर वॉइसेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली सांगठनिक अभिव्यक्ति है। क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे, ये उपलब्ध रहेगा यूट्यूब पे, तो आप पॉज करके फुल सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। पहली सांगठनिक अभिव्यक्ति थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यानी कि एक ऐसा राजनीतिक संगठन हिंदुस्तान में पहली बार अस्तित्व में आया जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को पहचानता था या मुद्दों की वकालत करता था, या औपनिवेशिक शासन से राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था डील करे, अखिल राष्ट्रीय स्तर पर हम मुद्दों को उठा सके, ऐसी संस्था का हमारे पास अभाव था। इसी परिप्रेक्ष्य में इंडियन नेशनल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंडियन नेशनल मूवमेंट का सिनोनिमस भी माना गया। यानी ये माना गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों एक प्रकार से क्या है, समानार्थी हैं। तो ये तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरी चीज जो आपको समझना है कि भारत में इसके पहले एक विद्रोह भी हुआ था, बड़ा फेमस विद्रोह था 1857 का विद्रोह। हालांकि इसको विद्रोह माने या भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माने, इसको लेकर इतिहासकारों में ओपिनियन डिफरेंस है। तो बिपिन चंद्र मानते हैं कि यह सेपॉय म्यूटिनी से ज्यादा था और प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कुछ कम था। इसके कुछ रीजंस भी बताते हैं जो हिस्ट्री की क्लासेस में हम देखेंगे। तो देखो 1857 की विद्रोह, इसकी एक व्यापक अभिव्यक्ति थी, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसने ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया था। और विद्रोह हमेशा से अभिव्यक्ति होता है असंतोष का। यानी कि जब असंतोष बढ़ेगा, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, तो वो रिफ्लेक्ट होगा, प्रतिबिंबित होगा विद्रोह के रूप में। तो असंतोष और विद्रोह दोनों में एक गहरा संबंध है, डीप कनेक्शन है, ये बात आपको समझनी है। तो लोगों के मन में जो असंतोष कंपनी शासन के प्रति बना हुआ था, उसको कम करने के लिए ब्रिटिश शासन ने पहले तो 1858 का अधिनियम लेके आए, वो जिसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इंट्रोड्यूस किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी इंट्रोड्यूस किया। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। और यहाँ पे काउंसिल या परिषद अधिनियम, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फोकस किस बात पे है, काउंसिल पे। यानी कि गवर्नमेंट की एक कोशिश थी कि भारतीयों को यह विश्वास दिलाया जाए कि हम शासन में आपको भागीदारी दे रहे हैं, प्रशासन में आपको भागीदारी दे रहे हैं। तो काउंसिल में भागीदारी की भी बात की। लेकिन यहाँ पे जो भी भारतीयों को भागीदारी मिली, ये सिर्फ नाम मात्र की थी, या कह सकते हो नॉमिनल थी, पर्याप्त नहीं थी। यानी हमें एक तरह से बहला फुसलाकर हमें जोड़ने की कोशिश थी, ताकि हमारा असंतोष का लेवल जो है वो कम हो। 1885 में जब कांग्रेस बनती है, तो कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी थी। तो एक राजनीतिक पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या होगी? राजनीतिक पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण मांग होगी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। साथ ही साथ और भी कई सारे मांगे थी। तो राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए भारतीयों का, ये बात कांग्रेस की महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी। और कहीं ना कहीं सरकार पे एक दबाव की स्थिति तो बनी। तो दबाव की जब स्थिति बनी, तो दोबारा गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई ICA 1861 के बाद। देखो 1885 के बाद यहाँ ICA 1892 लेके आई, और यहाँ पे परिषदों के आकार को, काउंसिल्स के आकार को थोड़ा और विस्तारित कर दिया, और सदस्यों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को भी थोड़ा सा विस्तारित कर दिया। हालांकि यह भी पर्याप्त नहीं था, और ये बहुत निराशाजनक भी था। निराशाजनक इसलिए था क्योंकि ICA 1892 में हमें जो कुछ भी मिला वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों के अनुरूप नहीं था। और ये गैप देखो 1885 और 1892,
इसमें कितने समय का गैप है? लगभग 7 वर्षों का गैप है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्लियर फेज में जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है, उदारवादी राजनीति है, मॉडरेट पॉलिटिक्स है, इसकी असफलता का घोषणा पत्र था 1892। लेकिन फिर जो भी हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से आईसीए 1861 से थोड़े ज्यादा अधिकार हमें 1892 में मिले। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात समझ गई थी कि भारतीयों की राजनीतिक चेतना धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। सरकार ये बात समझ चुकी थी कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है इंडियन मासेस का, ये धीरे 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 बढ़ रही है। और जो एपिसेंटर था इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट का, इस राजनीतिक जागरूकता के वृद्धि और विकास का जो अभिकेंद्र था, वो बना हुआ था बंगाल। यानी बंगाल वॉज द एपिसेंटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और नेशनल कॉन्शियसनेस ऑल अराउंड द नेशन। बंगाल वो केंद्र बना हुआ था जहां से इस राजनीतिक और प्रशासनिक चेतना का विकास हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने बहुत चालाकी से, औपनिवेशिक सरकार ने, अब मैं ब्रिटिश सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्ट ऑफ 1858 के बाद, 1858 के अधिनियम के बाद ईआईसी रूल जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ये प्रतिस्थापित कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन रूल के साथ, ब्रिटिश क्राउन के साथ। तो अब यहां स्थिति क्या है कि बंगाल का विभाजन बहुत चालाकी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और बंगाल जैसे बड़े प्रांत को रूल करना या उस पर शासन करना एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के दृष्टिकोण से इनकन्वीनियंट है, असुविधापूर्ण है। इसीलिए बंगाल में बेहतर शासन हो सके, इसलिए हमने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया है। यानी हवाला क्या दिया ब्रिटिश सरकार ने? प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया। कहा कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और बंगाल पर शासन करना, यहाँ के लोगों को बेहतर गवर्नेंस फैसिलिटीज अवेल कराना, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जा रहा है। प्रशासनिक असुविधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉन्वीनियंस है। तो फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे प्रशासन के लिए हम निर्णय ले रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल का, बंगाल के विभाजन का। लेकिन इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि बंगाल विभाजन का यह निर्णय जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की जो बांटो और राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, उसी का एक हिस्सा था। यानी कि जैसे जैसे पॉलिटिकल और नेशनल कंसिस्टेंस, राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, सरकार इस बात को समझ रही थी कि यह भारत में ब्रिटिश राज के स्थायित्व के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सरकार इस बात को समझ रही थी। तो अगर भारतीयों की इस राष्ट्रीय चेतना, देखो राष्ट्रीय चेतना हमारी राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ी होती है। Our national consensus is indirectly proportional with our national unity. जब हमारी एकता कमजोर होगी तो हमारी राष्ट्रीय चेतना भी कमजोर होगी। तो सरकार इस बात को समझ रही थी, अंग्रेजी सरकार समझ रही थी। तो भारतीयों का एकता कैसे तोड़ा जाए, तो डिवीजन को कुछ इस तरह से प्लान किया गया, जो हिस्ट्री की वीडियोस में मैं बता चुका हूं, आगे बताऊंगा हिंदी माध्यम में भी, कि हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या को एक दूसरे से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और बंगाल ही तो सेंटर था राष्ट्रीय चेतना के विकास का। यानी यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो विभाजन किया गया, इस विभाजन के औपनिवेशिक उद्देश्य थे, इस विभाजन के औपनिवेशिक उद्देश्य थे, कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स थे। और यह औपनिवेशिक उद्देश्य क्या था? तो यह औपनिवेशिक उद्देश्य था जो ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश रूल में जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम पढ़ते हैं, बांटो और राज करो की नीति, इसी व्यापक नीति का एक हिस्सा कार्यक्रम था बंगाल का विभाजन। अच्छा, इस सिचुएशन में जब बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया 1905 में, तो इस बात को बंगाल के लोग भली भांति समझ गए। बंगाल के लोगों ने इस बात को समझ लिया कि बंगाल विभाजन का ये जो निर्णय है, इस बंगाल विभाजन के
निर्णय के पीछे कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय बढ़ती विकसित होती हुई बढ़ती हुई भारतीय राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना, ये उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? तो जो हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसको भी वीक करना, इसको भी कमजोर करना इसका उद्देश्य है। ये बात भली भली बात ही समझ लिया, लोगों ने समझ लिया। तो लोगों ने एक आंदोलन चलाया, जो जन आंदोलन था, भारत का पहला जन आंदोलन था, फर्स्ट मास मूवमेंट। गांधी का जो पहला जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको हम पहला फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट कहते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में जो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट हुआ, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, इसको हम फर्स्ट मास मूवमेंट कहते हैं, पहला जन आंदोलन। तो यहां पे बंग विभाजन विरोधी आंदोलन, बंग विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई, बंग विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये आंदोलन क्या था? तो ये आंदोलन था भारत का पहला जन आंदोलन। ये आंदोलन क्या था? भारत का पहला जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया, यही था भारत का पहला जन आंदोलन। अब आप मेरी बात को कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। अब सवाल यह है कि भारत का ये जो पहला जन आंदोलन हुआ, इसने हमारे संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया? यही बात हमें समझनी है कि हमारा संविधान तो बाद में अस्तित्व आया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की घटना थी, इसने क्या सिखाया हमें? तो इसने हमें यह सिखाया कि औपनिवेशिक सत्ता, कॉलोनियल अथॉरिटी, औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनियल गवर्नमेंट, हमेशा उसके जो भी निर्णय होंगे वो भारत के हित में नहीं होंगे, वो ब्रिटिश राज के हितों की पूर्ति करने से संबंधित होंगे। वॉट एवर द डिसीजंस दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट विल टेक, all those decisions will be guided by the intention to fulfill British motives primarily, not the national interests of India। तो ये बात लोगों को समझ में आई कि औपनिवेशिक सरकार का दोहरा चरित्र होता है, और औपनिवेशिक सरकार जो भी निर्णय लेती है उसका उद्देश्य यही होता है, यानी कि ब्रिटिश सरकार, यहां पे तो ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, तो ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक सरकार की जो प्रकृति है वो असंवैधानिक है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी सरकार जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखो, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं था, लेकिन सरकार जो निर्णय ले रही है उसकी प्रकृति असंवैधानिक हो सकती है, इस बात की हमें समझ होने लगी। क्योंकि बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीयों की सहमति से लिया गया था? नहीं, बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीयों की सहमति से नहीं लिया गया था। तो ये ध्यान रखो कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय था, क्या यह निर्णय भारतीयों की आम सहमति से लिया गया निर्णय था? नहीं, ये भारतीयों की आम सहमति से लिया गया निर्णय नहीं था। दूसरी चीज, क्या ये जो प्रशासनिक निर्णय लिया गया, इस प्रशासनिक निर्णय को लेने के क्रम में प्रतिनिधिक संस्थाओं का मत या ओपिनियन एक्सेप्ट किया गया? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि 1905 के पहले हमारे पास आईसीए 1861 है, आईसीए 1892 है, और आईसीए 1861 और आईसीए 1892 से काउंसिल्स या परिषदों की व्यवस्था की गई थी, और कहा गया था कि उस परिषद में भारतीय सदस्य भी शामिल होंगे। तो सवाल था कि ये प्रतिनिधिक संस्थाएं, भले ही इनका लेवल चाहे जितना नीचे हो, नीचे कहने का मतलब यहाँ की कि चाहे जितनी कमजोर हो, क्या इन प्रतिनिधिक संस्थाओं से राय ली गई? नहीं। यानी बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीयों की आम सहमति के बिना लिया गया, और बिना प्रतिनिधित्व देखो, बिना
प्रतिनिधि संस्थाओं की सहमति के बिना लिया गया। प्रतिनिधि संस्थाओं की सहमति के बिना लिया गया। अब इसमें घबराना नहीं है। प्रतिनिधि संस्था का मतलब यहां किससे है? काउंसिल से है। 1861 की काउंसिल या 1892 की काउंसिल, बिना इनके सहमति के लिया गया। यानी जनमत की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। ये बात है कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया, यहां पर उपेक्षा की गई। किस बात की? जनमत की। तो यहां पर हो गया जनमत की पूर्ण उपेक्षा। पब्लिक ओपिनियन, कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जनमत की पूर्ण उपेक्षा, जनमत की पूर्ण उपेक्षा। लोगों को अब ये बात समझ में आ रही थी, यानी लोगों को ये बात समझ में आई कि पावर या अथॉरिटी, शक्ति, सत्ता या सरकार, इसको वैध या वैलिड तभी माना जा सकता है जब वो पब्लिक विल, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जब कोई भी सरकार, भले ही आज लोकतांत्रिक देश की कोई सरकार हो, वो कोई भी निर्णय लेगी, अगर सरकार द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय पब्लिक विल, जनता की आकांक्षाओं या इच्छाओं के अनुरूप नहीं होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो पावर या अथॉरिटी या उसका जो डिसीजन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी जो प्रतिनिधि सरकार है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक होना चाहिए, और सरकार जब भी कोई निर्णय ले तो उसे जनता की राय को महत्व देना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ बनी हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। मेरी बात समझ गए? ये सब कुछ कहां जाके रिफ्लेक्ट होगा? हमारी संविधान में। आज भी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। सरकारें, कई बार ऐसा हुआ है कि कई सारे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उन निर्णयों के विरोध में जनता सड़क पे आ जाती है और फिर सरकार बैकफुट पे आ जाती है, उन निर्णयों को वापस ले लेती है। जैसे किसानों से संबंधित कोई बिल है, किसान जन आंदोलन करेगा तो सरकार उस निर्णय को वापस ले लेगी। लेकिन क्या ऐसा औपनिवेशिक सरकार के दौरान यहां पे होता है? नहीं। लोगों ने 1905 के बाद 6, 7, 8 तक लगातार 2 से 3 साल तक एक आंदोलन चलाया, लेकिन सरकार ने उस निर्णय को उस दौरान नहीं लिया, बाद में वापस लिया 1911 में, लेकिन वो अलग कंडीशन में। यानी लोगों को यह बात समझ में आ गई कि जब भी हम रूल की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, अगर वो नैतिक रूप से न्यायपूर्ण है तो फिर वो न्यायपूर्ण है, जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप नहीं है तो नहीं है। फिर जो यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, जब यहाँ पे बंग विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो अब सब लोगों को पता है कि इस आंदोलन की जो स्ट्रेटजीज थी, जो कुछ रणनीतियां थी, उनमें प्रमोशन ऑफ स्वदेशी को प्रोत्साहन देना और बहिष्कार या बायकॉट, जिसे हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, इसको भी एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया गया। यही नहीं, लोगों ने ये भी इच्छा व्यक्त की कि भारत में नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक ऐसा ढांचा भी होना चाहिए जो राष्ट्रीय हो। आमतौर पे उस दौर में क्या था कि शिक्षा के जितने भी संस्थान थे वो सब कहीं ना कहीं औपनिवेशिक नियंत्रण के अधीन थे। यानी कि शिक्षा का एक ढांचा ऐसा होना चाहिए जो नेशनल ऑब्जेक्टिव से प्रेरित हो, राष्ट्रीय शिक्षा। और ये वही दौर था जब बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी खोले गए, लोगों ने अपनी संपत्ति, जमीन, शिक्षा के विकास के लिए दान दे दिया। और कहीं ना कहीं लोग इस बात की चर्चा आम जनमानस में होने लगी कि भाई हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानियों का ही शासन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, आम शासन होना चाहिए, इसकी बात लोगों में शुरू हो गई। हालांकि ये सारी चीजें होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान बढ़ के आती हैं। यानी कि 1905 के बाद जो जन आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, इसमें जनता को पहली बार
यह चेतना हुई, यह समझ हुई कि हमारे इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार भी मायने रखते हैं। जनता ने इस बात को समझा। जनता ने इस बात को समझा कि अगर अथॉरिटी, पावर या अथॉरिटी, सत्ता या सरकार आपको विकल्प ना दे, विकल्पहीन बना दे, तो यह भी अच्छा नहीं है। अगर आपकी असहमति या डिसेंट, इसको पर्याप्त स्पेस नहीं दिया जाए, आपकी असहमति को पर्याप्त स्पेस नहीं दिया जाए, जब आप किसी प्रशासनिक निर्णय, किसी भी ऐसी चीज से असंतोष में हैं, जनता का एक वर्ग असंतोष में है और वो आंदोलन करे और सरकार उस आंदोलन का बर्बरता पूर्वक दमन करे, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। पॉलिसीज से जनता का असहमत हो जाना ये अच्छी चीज है लोकतंत्र में, और सरकार अगर इस चीज को प्रोएक्टिवली एक्सेप्ट कर रही है तो ये उससे भी अच्छी बात है। तो क्या ये सब औपनिवेशिक शासन के दौर में संभव था? नहीं। और एक और खास बात आपको बताऊं कि 1905 का, चूंकि हमने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को भारत का पहला जन आंदोलन कहा, तो इस बात को समझिए क्यों कहा कि 1905 का आंदोलन पहला जन आंदोलन है। ये कहने के पीछे कारण है। इस बात को, बड़ी टेक्निकल बात है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि पहला जन आंदोलन हम किसको कहते हैं? SM को कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को। और पहला व्यापक जन आंदोलन, फर्स्ट, इसमें वर्ड अगर लग जाए ग्रेट मास मूवमेंट, तो ये हम गांधीयन मूवमेंट जो 1922 में NCM हुआ, इसको कहते हैं। तो पहला जन आंदोलन क्यों कहते हैं? जन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आंदोलन पहले नहीं हो रहे थे। जो समाज में प्रबुद्ध वर्ग था, जिसकी बौद्धिक चेतना का स्तर काफी विकसित था, जो भारत के अलावा देश दुनिया की जानकारी रखता था, अंग्रेजी शिक्षा थी, भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक शोषण के स्वरूप को समझता था, कहीं ना कहीं उस वर्ग ने संगठनों को बनाने पे जोर दिया, अपनी बात के लिए लोगों को जोड़ा भी। लेकिन 1909 के पहले इंडिया में जो पॉलिटिक्स था, राजनीति थी, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का जो नेचर था, ये ज्यादातर इलिटिस्ट था, यानी अभिजन वर्ग उन्मुखी था। यहाँ पे राजनीति का नेचर क्या था? इलिटिस्ट था, अभिजन वर्गोन्मुखी। क्यों? एक और बात है इसके पीछे कि 1885 से लेकर 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट पॉलिटिक्स का ही बोलबाला था, उदारवादी राजनीति का ही बोलबाला था, और इस मॉडरेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे थे हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। इसमें कोई षड्यंत्र जैसी चीज नहीं थी, बस आप कह सकते हो कि लिमिटेशंस था एजुकेशन का और लोगों की समझ का। तो जो लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने नेतृत्व दिया, वो देश का भला ही चाहते थे। बट 1905 के बाद ये देखा गया कि आंदोलन जब हुआ, इसमें बड़े पैमाने पर छात्रों की भागीदारी हुई, महिलाओं की भागीदारी हुई, किसानों की भागीदारी हुई, हिंदू और मुस्लिम साथ मिलके आए और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। यानी कि अब पॉलिटिक्स केवल एलिटिस्ट नेचर का या अभिजनवादी नहीं रह गया। अब हम कह सकते हैं कि अब ऐसी स्थिति बनी, या लोगों ने ऐसा समझा कि अब अगर देश में व्यवस्था को हमें बेहतर बनाना है, तो हमें सक्रिय नागरिक समाज बनाना होगा। और जब भी हम सक्रिय नागरिक समाज की बात करते हैं, तो यह व्यापक जन भागीदारी से ही संभव है। व्यापक जन भागीदारी से ही सक्रिय नागरिक समाज संभव है। आज के दौर में भी हमारी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग ठीक हो, हमारा लोकतंत्र ठीक ढंग से काम करता रहे, इसके लिए सक्रिय नागरिक समाज बहुत जरूरी है। और सक्रिय नागरिक समाज का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो नीतिगत मामलों से जुड़े प्रश्न पूछ सके,
ऐसे लोग जो सरकार से सवाल कर सकें, ऐसे लोग जो सरकार की किसी नीति में, किसी पॉलिसी ड्राफ्ट में अगर किसी खास वर्ग को अनकंफर्टेबल या कठिनाई पहुंचाने वाले कुछ प्रावधान हैं तो उनको मुखरता से आवाज दे सके। लोकतंत्र में मीडिया अपना काम ठीक ढंग से कर सके, सरकार से सवाल पूछ सके, लोग जागरूक हों, अगर लोगों के अंदर अगर असंतोष है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन और जन आंदोलन करें और सरकार लोगों की उस आम सहमति को सुने। ये बहुत जरूरी है। तो सक्रिय नागरिक समाज का होना 1905 से 08 में, यानी ये जो 20वीं सदी का पहला दशक था, इसमें लोगों ने समझा कि बहुत जरूरी है सक्रिय नागरिक समाज। और हमारा संविधान इस बात का पूरा स्कोप देता है, पूरा स्पेस देता है कि भारत में सक्रिय नागरिक समाज की स्थिति सशक्त बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई सरकार दमनकारी हो जाए, ऑथोरिटेटिव हो जाए और सक्रिय नागरिक समाज को कुचलने लगे। तो वही सरकार बेहतर होती है जो असहमति को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त स्पेस दे। और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आज भी जरूरी है और आज से 50 साल बाद भी। देखो, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी कंप्लीट परफेक्शन की स्टेज में नहीं होता है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कभी भी संपूर्णता की स्थिति में नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज इन इट्स इवॉल्विंग स्टेज। लोकतंत्र हमेशा इवॉल्विंग स्टेज में होता है। यानी कि जब हमने इस लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया संविधान के साथ, उस समय इसमें बहुत सारी खामियां थी, डिमेरिट्स थी। धीरे धीरे हमने सक्रिय नागरिक समाज की भूमिका निभाई और आज 2025 में लोकतंत्र भारत में जो है, निश्चित तौर पे 1952 के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमने स्थापना की, आजादी के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की 1947 के बाद, वहां के लोकतंत्र को और आज के लोकतंत्र में बहुत फर्क है। आज का लोकतंत्र उस समय के लोकतंत्र से ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा बेहतर है, लेकिन परफेक्शन स्टेज में नहीं है। अगर सक्रिय नागरिक समाज बना रहेगा तो ये लोकतंत्र और भी ज्यादा इवॉल्व होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो लोकतंत्र की ये सबसे खास बात है कि इट इज ऑलवेज इन इट्स इवॉल्विंग स्टेज। 1905 से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जब आंदोलन ने व्यापक रूप ग्रहण किया तो आंदोलन से राजनीतिक पार्टी को भी शक्ति मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी शक्ति मिली। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले केवल और केवल रिफॉर्म्स या सुधारों की मांग करती थी, उसकी डिमांड में केवल क्या होता था? सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो केवल रिफॉर्म्स की मांग करती थी, जब जन आंदोलन से, देखो राजनीतिक पार्टी को शक्ति कैसे मिलती है? जनता से मिलती है, जनता के सपोर्ट और समर्थन से। कोई राजनेता बहुत प्रभावशाली कैसे हो जाता है? जनता के सपोर्ट और, जैसे बलून आपने देखा है, अगर उसके अंदर हवा नहीं भरा जाए तो वो पिचका हुआ रहेगा। राजनेता ऐसा ही होता है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसी ही होती है। उसके अंदर जो बलून में हवा भरा जाता है, जो बबल है, वो जनता का सहयोग और समर्थन है। और अगर वो राजनीतिक पार्टी और वो राजनेता जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करेगा तो जनता क्या करेगी? बलून फोड़ देगी, उसका हवा बाहर निकल जाएगा, उसकी हालत फिर से खराब हो जाएगी। तो अब कांग्रेस शक्तिशाली हुई जन समर्थन से, और फिर कांग्रेस की डिमांड्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब कांग्रेस की बातों में, कांग्रेस की डिमांड्स में रिफॉर्म्स की जगह बार बार राइट्स की बात आने लगी। यानी वो कांग्रेस जो पॉलिटिकल डिमांड, जो राजनीतिक मांग पहले रखती थी, अब उन मांगों के स्वरूप में बदलाव हुआ, नेचर में बदलाव हुआ। कांग्रेस पहले से ज्यादा असर्टिव हो गई और अब वो रिफॉर्म्स की जगह राइट्स की भी बात करने लगी। ये बात क्या बतलाता है? ये यही दिखलाता है कि सक्रिय नागरिक समाज, जन आंदोलन, सत्ता, पावर, अथॉरिटी या सरकार पे सकारात्मक दबाव बनाते हैं और इन सकारात्मक दबावों की वजह से संवैधानिक परिवर्तन भी आते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए बड़ी ही अच्छी हैं। इस घटना ने हमें एक बात और समझाई। क्या समझाई?
तो मैंने कहा कि जो बंगाल विभाजन का निर्णय था ये किस उद्देश्य से लिया गया था, तो भारत की राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के उद्देश्य से लिया गया था, भारतीयों की आम सहमति के बिना लिया गया था। और भारत की जो राजनीतिक एकता थी, ये मैंने क्या लिखा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ध्यान से देखिए, यहां मैंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात की है, बांटो और राज करो की बात की है। यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब है कि ब्रिटिश रूल किस तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहती थी, कॉम्युनल पॉलिटिक्स, या इसको हम कह सकते हैं सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना चाहती थी। तो उस दौर में लोगों को यह बात समझ में आ गई कि जब भी कोई सरकार, पावर या अथॉरिटी सांप्रदायिक राजनीति को, कॉम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे, तो इसका सीधा मतलब है कि वो जो पब्लिक वॉइसेस हैं, जनता की जो आवाज है, उसको कमजोर करना चाहती है। बहुत सीधी सी बात है। ये बात तब भी सच थी, ये बात आज भी सच है, और ये बात आज से 50 साल बाद भी सच रहेगी कि अगर सरकारें जानबूझकर सांप्रदायिक भावना को भड़काएं, सरकारें जानबूझकर मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इससे जो जनता है, जनता की आवाज को कुचला जाएगा। अंग्रेजी सरकार ने ऐसा किया और लोगों ने यह बात समझा कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास है ब्रिटिश सरकार का यह निर्णय, और इस तरह का प्रयास लोकतंत्र के लिए घातक है। दिस इज डिजास्ट्रस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हालांकि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, लेकिन हम उसी सिस्टम की तो एस्पिरेशंस कर रहे थे, आकांक्षा कर रहे थे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो था, वो पूरी की पूरी लड़ाई, पूरा का पूरा संघर्ष किस बात के लिए था, इसी बात के लिए था। और लोगों ने इस बात को लेके कमर कस लिया, कहा ना, ये सारी चीजों को हम एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। यही नहीं, इसके बाद देखो, आंदोलन के तुरंत बाद रिफॉर्म्स के नाम पे ब्रिटिश सरकार क्या लेके आती है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। आपको पता है कि रिफॉर्म्स के नाम पे ब्रिटिश सरकार 1909 में क्या लेके आती है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 एक्ट ऑफ 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आती है, और इसमें SES सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम मासेस, मुस्लिम जनता के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के प्रावधान की बात करती है। और इस बात को जनमत, पब्लिक ओपिनियन सिरे से खारिज कर देता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिरे से खारिज कर देती है। वो कहते हैं ना, हमें नहीं चाहिए, धर्म आधारित निर्वाचन नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप भारतीय समाज के ढांचे को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। स्वदेशी, जब भारतीय जनमत में आंदोलन के दौरान रणनीति के रूप में हमने प्रमोट किया स्वदेशी को, जब हमने आंदोलन की रणनीति के रूप में प्रमोट किया बायकॉट या बहिष्कार को, तो हमें समझ में आया कि राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम से ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक फ्रीडम। यानी कि दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, अगर इन दोनों चीजों को एंश्योर किए बिना अगर हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल भी जाता है, तो ये क्या है, मीनिंगलेस। ये बहुत जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, सामाजिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। लोगों ने इस बात को समझा कि स्वदेशी हमें किस तरफ ले जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें किस तरफ ले जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ। अगर हम धार्मिक भेदभाव या सांप्रदायिक राजनीति को ना कहेंगे, इफ विल से नो टू कम्युनल पॉलिटिक्स, तो यह हमें ले जाएगा किधर, सामाजिक स्वतंत्रता की तरफ। तो ये जो सोच बनी, ये उसी आंदोलन के दौरान बनी। भारत में जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हो, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 DPSP, जिसको आपने पढ़ना, आगे मैं
प्रीलिम्स टाइप भी मैं पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है, बट मैं बार बार कहता हूँ पॉलिटी फिर किताबी बना रह जाएगा आपके लिए। तो ये वीडियोस जो है वो बहुत ही एक्सेलेंट और क्लासिकल वीडियोस हैं। तो जो बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा और उसने पूरी पॉलिटी पढ़ ली तो फिर वो इम्पोर्टेंस समझ पाएगा मेरी क्लासेस का। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51, उसमें क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, इसी को तो इंश्योर करने की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38 इसी चीज को तो इंश्योर करने की बात करता है। यानी 1905 का जो आंदोलन था, जो जन आंदोलन था, उसने लोगों को समझाया कि भाई तरीका बदलना पड़ेगा। केवल पिटीशंस, याचिकाएं डालना, केवल रिफॉर्म्स की बात करना, सुधार की बात करना, इससे हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें राइट्स की बात करनी पड़ेगी, अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। तो लोगों की जो राजनीतिक चेतना थी ये बहुत ही अधिक विकसित हुई। जो एलिटिस्ट पॉलिटिक्स था, अभिजनवादी राजनीति थी, उससे आगे बढ़कर आज मास ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की तरफ स्वदेशी आंदोलन हमको लेके गई। तो ये सारी चीजें हुई। तो एक आंदोलन आपने समझा जो बड़ा महत्वपूर्ण था कि स्वदेशी आंदोलन ने किस तरह से संविधान के विकास को प्रभावित किया। और जो चीजें मैं बोल रहा हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की बात करता है, फ्रैटर्निटी की बात करता है, भ्रातृत्व की बात करता है, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने की बात करता है, एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, सकारात्मक भेदभाव की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। हमारा संविधान जनता को अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। हमारा संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। जनता को सशक्त बनाने के लिए कितने सारे प्रावधान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, अवरोध और संतुलन की नीति है। कार्यपालिका की पूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया है। फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको इंश्योर किया है। ये लड़ाई बहुत कठिन थी। कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करवाने की लड़ाई बहुत कठिन थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी को फिक्स करने की, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। तो संविधान में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अचानक आ गई, सडनली आ गई, नहीं। संविधान में हमारे जो कुछ भी है वो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षाओं का ही प्रतिबिंब है। Whatever we have in our constitution is a complete reflection of our public aspirations during our Indian national movement। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत की राष्ट्रीय विरासत भी कहा जाता है। और मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री ये हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा समझे। मैंने एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है, आईएएस इनसाइट्स बाय सौरभ सर, चूंकि यहाँ मजबूरी थी कि मैंने रनिंग क्लासेस के ही वीडियो डाले। तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 56 लेक्चर्स हैं, आप पढ़िए इन लेक्चर्स को, आप इस राष्ट्रीय विरासत को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने बाजारवाद से प्रेरित होकर कुछ भी नहीं पढ़ाया है। मैं वीडियो की शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मेरा कोर्स खरीदिए 1000-2000 रुपए में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इतिहास को जानें, मैं चाहता हूं आप इंडिया की पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझें और जानें, भारत की सामाजिक व्यवस्था को जानें, भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है इसको जानें, जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको जानें, क्योंकि यह एक सशक्त नागरिक समाज बनाने में योगदान होगा। तो यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस को डालना, मैंने काफ़ी कोशिश की ऑनलाइन पढ़ाने की, मैंने सीखा, मुझे ये ऑनलाइन चीज़ें नहीं आती, अभी भी मैं टेक्निकली बहुत वीक हूँ। तो मेरी इच्छा थी, मैंने सीखा और मुझे लगा कि मैं समाज को शायद, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो मैं शायद ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो हर आदमी के पास कुछ स्किल सेट होता है जिससे वो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप अपनी क्षमता से समाज में कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं आने वाले 2 से 3 साल तक लगातार वीडियोस बनाऊंगा और हिंदुस्तान में पहले तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, इतिहास, पॉलिटी, जितनी चीज़ें हैं।
और मैं चाहता हूं कि सिविल सेवा की तैयारी के उद्देश्य से मैं ये वीडियोस बनाता हूं, एग्जाम रेलेवेंट होता है। बट मेरी किसी भी वीडियो को अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आप देखेंगे तो आपका जो ओपिनियन है, आपका जो विचार है पहले से ज़्यादा बेहतर बनेगा, आप ज़्यादा बौद्धिक और ज़्यादा बेहतर इंसान बनेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चैनल और मैंने बनाया है, कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। आप @complete history optional for UPSC सर्च करेंगे तो आएगा। तो यहाँ जो भी बच्चे इतिहास वैकल्पिक विषय की तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने वीडियोस अपलोड करने शुरू किए हैं। बिल्कुल यूपीएससी ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं। यूपीएससी के एग्जाम की जो डिमांड होती है, इन सिंक विद दोज डिमांड्स मैंने इन क्लासेस को रिकॉर्ड किया। और यकीन मानिए ये वीडियोस ऐसी हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासेस की कमी फील नहीं होने देंगी। इनफैक्ट आपकी तैयारी उससे बेहतर होगी अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे। तो जो भी बच्चे इतिहास वैकल्पिक, और ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। आगे मैं अपने यूट्यूब में ज्वाइन जैसा कोई विकल्प भी नहीं लाऊंगा, ये हमेशा वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। तो आप वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो एक आंदोलन की तो बात हमने कर ली, अब दूसरा आंदोलन। तो जब आप दूसरे आंदोलन का स्केच बनाएंगे तो आपको पता है, जैसे हिस्ट्री में ये टाइमलाइन अक्सर मैं बताता हूं, 1885 के बाद एक दौर रहा 1905 का। फिर यहां पे एक घटना और है 1907, जिसको हम क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट, सूरत फूट की घटना। फिर 1909 में यहां पे क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, मॉर्ले मिंटो सुधार है। 1905 से लेकर 1907-08 तक कॉन्टिन्यूटी है स्वदेशी मूवमेंट की, स्वदेशी आंदोलनों की। और 1885 से 1905 के बीच में यहाँ पे आपको एक तो आईसीए काउंसिल एक्ट आपको मिल जाता है 1861 में, और यहाँ दूसरा काउंसिल एक्ट मिल जाता है 1892 में। इसके बाद जो घटना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1909 का एक्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, वो है 1916 से 18 के बीच में होने वाली कुछ घटनाएं। जैसे 1916 से 18 के बीच में एक घटना जो होती है HRL मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन। तो दो एक तरह से पैरेलल मूवमेंट्स थे, एक को एनी बेसेंट लीड कर रही थी, दूसरे को तिलक लीड कर रहे थे। और एक और घटना है यहाँ पे, वो है लखनऊ पैक्ट 1916। मैं इसलिए जिक्र कर दे रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा, ताकि अभी जब मैं आगे जो कुछ भी बताऊंगा उनमें इन घटनाओं का जिक्र आएगा। 1916 और इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। तो पहले इन सुधारों की घोषणा 1917 में हुई, बट ये 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है। यहाँ पे एक घटना और है जिसका रेफरेंस मैं दूंगा अभी बताते हुए, वो है राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट। और इससे जुड़ी हुई एक घटना है जालियांवाला मैसेकर 13 अप्रैल 1919। तो ये कुछ घटनाएं हैं। इन घटनाओं से जोड़ के देखने वाली कहानी क्या है कि देखो, यानी कि 1916-18 आते आते यहाँ पे क्या है, HRL मूवमेंट है, होम रूल लीग आंदोलन। अच्छा, इस आंदोलन के बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, हिस्ट्री की क्लास में वो देखेंगे। चूंकि हम पॉलिटी से टॉपिक्स को लिंक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे केवल कुछ जरूरी आइडियाज ही बताऊंगा। होम रूल लीग मूवमेंट, तो देखो ये बात किस चीज की कर रहा है, होम रूल की बात कर रहा है, स्वदेशी आंदोलन। यानी कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं ये अवधारणा सामने आई कि एक तरह से लोग सेल्फ रूल या होम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, स्वशासन की बात कर रहे थे, होम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा था, इसके पहले ये चीजें नहीं है। यानी भारतीय अब इस बात की मांग स्पष्ट रूप से करने लगे थे कि भारतीयों को आंतरिक मामलों में स्वयं शासन का अधिकार चाहिए। अब भारतीय इस बात को बहुत खुल के कह रहे थे कि भारतीयों को आंतरिक मामलों में स्वयं शासन का अधिकार चाहिए, खुल के। अब ये बात वो
कहने लगे थे। यानी पहले जो अप्रोच था, सबसे पहले वो रिफॉर्म बेस्ड अप्रोच था। भारतीय किस चीज की मांग करते थे? सुधारों की। थोड़ा डोज बढ़ा दिया तो आगे चल के स्वदेशी आंदोलन के समय से ही लोगों ने राइट्स बेस्ड अप्रोच को अपनाया। अब वो अधिकारों की बात करने लगे। अब अधिकार के साथ साथ वो स्वयं शासन की भी बात कर रहे थे। यानी अब भारतीयों को 1916-18 आते आते ये बात समझ में आ गया था कि शासन, गवर्नेंस बेहतर तभी हो सकता है जब वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो। यानी कि शक्ति का स्रोत अगर जनता हो, द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी अगर मासेस हैं, जनता हैं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की शासन में भागीदारी है। यानी भारतीय अगर स्वयं शासन करेंगे तभी शासन बेहतर हो सकता है और भारतीयों का भविष्य बेहतर हो सकता है। यानी हमारे भारतीय संविधान में जो पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि संप्रभुता जनता में निहित है, इस अवधारणा की समझ भारतीयों को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही हुई। यानी कि देखो हम सीख रहे हैं कि नहीं अपने राष्ट्रीय आंदोलन में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की। संप्रभु कौन है? जनता है। शक्ति का स्रोत कौन है? सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी कौन है? जनता है। तो होम रूल आंदोलन के दौरान भारतीयों को यह बात समझ में आ गई थी कि जो सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति का जो स्रोत है, सत्ता का जो स्रोत है, वो जनता का होना चाहिए। और इसी से हमने कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर सोवरेनिटी या जनता संप्रभु है, इस विचार को हमने यहीं से तो अपनाया। पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, जनता की संप्रभुता या सर्वोच्चता की संकल्पना हमने यहीं से अपनाई। यानी कि अब हम समझने लगे थे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या। उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपने ये शब्द कई बार पढ़ा होगा। जब भी आप शब्दों को पढ़ते हो तो उनके थोड़े अर्थ को समझने की कोशिश करो। जैसे ये शब्द मैं लिखता हूं, उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो अगर ये सरकार उत्तरदायी जनता के प्रति है तभी गवर्नेंस अच्छा होगा। अगर ये सरकार उत्तरदायी हो गई किसके प्रति? ब्रिटिश सरकार के प्रति, तो फिर गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा। तो हमने पहली बार उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की। हमने कहा कि सरकार को उत्तरदायी जनता के प्रति होना चाहिए। जी हुजूर नहीं करना है, ब्रिटिश क्राउन को जी हुजूर नहीं बोलना है। आपको उत्तरदायी किसके लिए होना है? जनता के प्रति। और जनता के प्रति सरकार उत्तरदायी रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, इसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए। यानी कि अगर हम कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तब तक सरकार जवाबदेह नहीं हो सकती। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव थी, इसने बहुत मनमाने ढंग से भारत में शासन करना शुरू किया, मनमाने निर्णय लेती थी। तो ये बात हमें समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को कैसे फिक्स करेंगे। तो अगर हम कार्यपालिका को, है ना, कार्यपालिका की जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? विधायिका के प्रति। विधायिका में कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, इलेक्टेड मेंबर्स, मंत्री परिषद। तो इस तरह से जो एक संसदीय लोकतंत्र का ढांचा होता है, कहीं ना कहीं होम रूल आंदोलन के दौरान जो भारतीय थे, वो कहीं ना कहीं जो संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, दे वे आर गेटिंग फेमिलियर टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वो इस संसदीय लोकतंत्र के ढांचे या स्ट्रक्चर से क्या हो रहे थे? फेमिलियर हो रहे थे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, जब यहां होम रूल आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन में मेथड्स क्या यूज किए गए? हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। आंदोलन के दौरान मेथड्स कौन से यूज किए गए, विधियां क्या थी? तो आप सब लोगों को पता है क्या? पॉम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट करना,
छोटी छोटी जगहों पे स्पीचेस ऑर्गेनाइज करना, लाइब्रेरी में लोग जब इकट्ठा हों तो वहाँ आके अपनी बातों को दूसरों को समझाना। यानी कि होम रूल आंदोलन के दौरान जो भी मांग हमने रखा, तो जनता अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से कैसे रख सकती है, ये बात भी जनता ने समझा कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे जहां 10, 20, 50 लोग हैं, भीड़ है, वहां पे एक आदमी जाएगा और स्पीच देगा, भाषण देगा, हम समझाएंगे सामने वाले को, उसको पॉलिटिकली अवेयर करेंगे, पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हैंड रिटेन पर्चे हम दीवारों पे चिपका सकते हैं। तो इस तरह के मेथड्स को यूज किया, ठीक है। और ये सारे मेथड्स कैसे हैं, संवैधानिक तरीके हैं। अच्छा बताओ, इन संवैधानिक तरीकों को मान्यता है कि नहीं? हमारे संविधान में मान्यता है। आज हम भी सरकार की किसी नीति से अगर असंतुष्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या हैंड रिटेन कुछ है ना, बैनर्स वगैरह लगाते हैं, या 10, 20, 50 लोगों को लेकर शांति प्रिय ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से हम अपनी बात को घर घर घूम के कन्विंस करते हैं। सरकार से, मतलब सरकार से ही हम परमिशन भी लेते हैं, जिलाधिकारी हमें अनुमति भी देता है, और हम शांतिपूर्वक धरना की अनुमति भी लेते हैं। मतलब सरकार का अथॉरिटी हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी सरकार का ही एक अंग हो गया। तो आपने क्या किया, उसी जिलाधिकारी से अनुमति लेके, जो चुनी गई सरकार है उसके किसी निर्णय के विरुद्ध आप शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। तो बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका स्कोप दिया है कि नहीं दिया? लेकिन अगर सरकार उन शांति प्रिय ढंग से किए जाने वाले धरने को असंवैधानिक तरीके से लाठी चार्ज करके, धरनों में शामिल लोगों पे झूठा आरोप लगा के अगर उसको कुचलने की कोशिश करेगी, तो यह हमारी डेमोक्रेसी में क्षम्य बिल्कुल नहीं है। एक सक्रिय नागरिक समाज, एक जागरूक नागरिक इस चीज की कभी अनुमति नहीं देगा। लोकतंत्र इसी बात का स्कोप देता है कि 100 लोगों में से 99 लोग अगर कह रहे हैं कि ये मार्कर ब्लैक है, बट उस 100 में से कोई एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ये मार्कर रेड है, तो हमें उस आदमी की भी बात को सुननी है। तो लोकतंत्र हमारे विचारों को भी बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। और ये सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में भी ये बात निहित है। जैसे जैन धर्म का अनेकांतवाद का सिद्धांत भी तो यही कहता है, बुद्धिज्म भी तो मध्यम मार्ग के सिद्धांत की बात करता है। तो संवैधानिक तरीकों से हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये हमने सीखा, और उस चीज को स्कोप दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी संविधान सिर्फ और सिर्फ नियम कानूनों का संग्रह नहीं है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जहां पे एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति को व्यक्त करे। संविधान वही डॉक्यूमेंट है, जब जनता शांतिपूर्ण रूप से अपनी असहमति को व्यक्त नहीं कर पाएगी, और अगर कोई कह दे संविधान खतरे में है, तो ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत है। यानी कि हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक असहमति, जो डिसेंट है, वॉइस ऑफ डिसेंट है, इसको पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। तो होम रूल लीग मूवमेंट ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, एजुकेटेड क्लास के बीच, हालांकि यह मूवमेंट ज्यादातर सीमित रह गया था शिक्षित वर्गों के बीच, लेकिन फिर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जनता को जागरूक बनाने में, जनता के बोध को और बेहतर बनाने में। इसी दौरान एक और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसको मैं किस नाम से बताता हूं आपको, लखनऊ समझौता। अभी स्ट्रक्चर में मैंने ड्रॉ भी किया था कहीं, हाँ ये देखो। इसी दौरान एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो थी लखनऊ समझौता 1916। HRL मूवमेंट हो गया 16 to 18। चलिए मैं दूसरे में बताता हूं। 1916 में लखनऊ पैक्ट। अच्छा, लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, एक तो इसमें होता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन। जो उदारवादी और अतिवादी हैं, ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। मतलब इनको समझ में आ जाता है कि अगर हम बटके रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, तो हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। और ब्रिटिश सरकार ने पॉलिसी भी यूज की थी, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट किसके लिए, मॉडरेट्स के लिए, स्टिक किसके लिए, एक्सट्रीमिस्ट के लिए। तो ये बात तो समझ में आ गई। साथ ही साथ यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आते हैं। साथ आने का मतलब क्या है, देखो
मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का साथ आना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सहयोग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सहयोग किस बात को लेके, तो देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहां जो सहयोग है वो है साझेदारी वाला ड्राफ्ट, साझेदारी का ड्राफ्ट। और इस साझेदारी के ड्राफ्ट के लिए मुस्लिम लीग तभी सहमत हुई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें SES फॉर मुस्लिम्स फिलहाल के लिए एक्सेप्टेबल है। ये बात कहा ANC ने, और ये एक्सेप्टेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस की गलती मानी जाती है। हालांकि आगे चल के जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया तो उस नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस ने डिनाई कर दिया SES को मानने के लिए, लेकिन यहां टेम्पररीली यानी अस्थायी रूप से कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने का जो मोटिव था वो ये था कि साझेदारी पर आधारित अगर हमारा संघर्ष होगा या हमारा संघर्ष अगर ज्यादा समावेशी होगा, कांग्रेस को यह लगा था कि हम मुस्लिम लीग को आगे चल के कन्विंस कर लेंगे अपनी मांगों के लिए, लेकिन नहीं कर पाई। तो ये बात कांग्रेस ने समझा कि अगर संघवाद, समावेशी शासन, साझेदारी पर आधारित शासन या विविधताओं को डाइवर्सिटीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए, सम्मिलित करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद इस संघर्ष में हमें सफलता मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने गलती कर दी, अपीजमेंट था ये एक तरह का, और फिर मुस्लिम लीग पीछे नहीं हटेगी। नेहरू रिपोर्ट में जब कहा जाएगा कि नहीं हम SES जैसे मुद्दे को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर मुस्लिम लीग और भी ज्यादा रेडिकल हो जाएगी अपने मांगों को लेकर। और इन सभी घटनाओं का दबाव ही था, कहीं ना कहीं दबाव था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में जो आगे चलकर 1919 का एक्ट बना, इन सभी घटनाओं का कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक दबाव था, एक प्रेशर था। और उस प्रेशर की वजह से जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन था, 1917 में डिक्लेरेशन है, 1919 पे इसी पे बेस्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है जिसको हम एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं। सरकार ने पहली बार ये माना कि भारत में उत्तरदायी सरकार का विकास होगा। सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने यह पहली बार माना कि भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी सरकार का विकास होगा। लेकिन यह विकास कैसे होगा? क्रमिक रूप से होगा, यानी धीरे धीरे हम संस्थाओं का क्या करेंगे? विकास करेंगे। अच्छा, जैसे ही अगर आपने मान लिया कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन का विकास होगा, इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल बी डेवलप्ड ग्रेजुअली। इसका मतलब सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि हां, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भारतीय स्वयं शासन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। इस सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय स्वयं शासन करेंगे। तो उत्तरदायी सरकार की बात को एक्सेप्ट करने का मतलब है सरकार का यह एक्सेप्टेंस कि भारतीय स्वयं शासन करेंगे। हालांकि इस चीज की लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ये हमारी एक अचीवमेंट है, ये हमारी एक उपलब्धि है। तो मुझे लगता है इस बात को आप समझ पाए कि हमारी क्या है? उपलब्धि। यानी कि यहां से एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये देखा गया कि पहले हम स्वशासन की बात करते थे, ये हमारी मोरल एस्पिरेशन थी, नैतिक आकांक्षा थी। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशंस ने अब इसको हमारा बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक संवैधानिक लक्ष्य बना दिया। तो स्वशासन, भारत में भारतीयों का शासन हो, भारतीय प्रातिनिधिक संस्थाओं का शासन हो, ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ आना कहीं ना कहीं कोशिश थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी, संवैधानिक एकता की स्थापना की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी या संवैधानिक एकता की स्थापना की जाए। हालांकि मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण इस संवैधानिक एकता की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस की ये कोशिश थी कि संवैधानिक सुधारों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म, साझा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। हालांकि ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जब भी बात होती है देश में, किसी भी नए रिफॉर्म की बात होती है, तो सबकी बात को, सबको मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए। एक वर्ग को अलग थलग करके
हमें किसी सुधार को नहीं अपेक्षित करना चाहिए। हमें सुधार हमेशा ऐसे होने चाहिए जो सबको साथ लेके चले, ये चीज़ है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की हमने मांग की। ये कहा गया कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। आज देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही तो सिस्टम है, हम कहते हैं ना कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। उस समय यह डिमांड की गई कि केंद्र के स्तर पर या प्रांत के स्तर पर जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, यानी काउंसिल्स के आकार को विस्तारित किया जाए। विधायिका में भारतीय सदस्य तो होंगे, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो। तो इस तरह की मांगे उठाई जाए, यानी भारतीयों को यह बात स्पष्ट समझ में आ गई थी कि भाई रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ भारतीय सदस्यों का शामिल होना नहीं, इस पॉइंट तक आते आते भारतीयों को यह बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ भारतीय सदस्यों का शामिल होना पर्याप्त नहीं। गवर्नर जनरल को जो ओवरराइडिंग पावर्स दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया, उसको कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। भारतीयों के सिर्फ शामिल होने से काम नहीं चलेगा, भारतीय सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। ये भी हमने बात समझा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक शासन कैसा होना चाहिए इसकी समझ हमारी विकसित हो रही थी। अच्छा, मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, कांग्रेस ने टेम्पररीली, अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। देखो, मुस्लिम लीग भड़का रही थी मुसलमानों को कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस अगर पावरफुल होगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, माइनॉरिटी राइट्स के साथ धोखा हो जाएगा। तो कांग्रेस को माइनॉरिटीज का विश्वास भी जीतना था, यह एक दोहरे स्तर की चुनौती थी। तो कांग्रेस ने जो 1916 में लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग को साथ लेने के लिए यह जो निर्णय लिया था कि टेम्पररीली, अस्थायी रूप से हम इस बात को स्वीकार करेंगे, एसीएस फॉर मुस्लिम्स, वो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि माइनॉरिटीज के राइट्स को हम महत्व देते हैं, ये बात मुस्लिम मासेस के दिमाग में बिठाई जा सके, मुस्लिम मासेस को इस बात के लिए इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि देखो भाई, कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है, हम मुस्लिम अधिकारों को मान्यता देते हैं। क्योंकि ये काउंटर आर्ग्यूमेंट जो मुस्लिम लीग का था वो ये था कि कांग्रेस एंटी मुस्लिम पार्टी है। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको इंक्लूसिव होना है तो माइनॉरिटीज को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। यही सोच के कांग्रेस ने डिसीजन लिया। उनको लगा कि शायद हम आगे चल के मुस्लिम लीग को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गलती हो गई कांग्रेस से। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया, नो टू कम्युनल पॉलिटिक्स, नो टू एससीएस। एससीएस को रिजेक्ट किया गया और इसके बाद मुस्लिम लीग रेडिकल हो गई। यानी कई जगह पे जो हम फेल होते हुए दिख रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स को कंटेन करने में, रोकने में, चेक करने में, इसके लिए कांग्रेस रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। तो देखो, जब आप आजादी के पहले की कांग्रेस की बात करते हो तो उसमें आपको कांग्रेस को लेकर बहुत ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि किसी और पार्टी के सपोर्टर हो तो आप एंटी कांग्रेस हो जाओ, एंटी गांधीयन बन जाओ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, किसी को भी आप लेके आओ, लेफ्टिस्ट पार्टीज हो, वो सब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, समान उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे और सबको ये बात समझ में आ रही थी कि सांप्रदायिक राजनीति खतरनाक हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो मिलकर सबने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, ये बात हुई। फिर आगे एक और घटना होती है, रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला मैसेकर। देखो, रॉलेट एक्ट जो है इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखो, जैसे ही स्वदेशी आंदोलन ये जो है 1905 से 0708 का जो फेज है, स्वदेशी आंदोलन ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाता है और सूरत स्प्लिट के साथ डिक्लाइन होना शुरू होता है। ये सूरत फूट के साथ, सूरत फूट में मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए। तो फिर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अतिवादी थे, इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ स्टिक यूज किया, यानी ब्रूटल सप्रेशन, बलपूर्वक दमन किया।
और ये एक्सट्रीमिस्ट वॉइस ज्यादा पावरफुल थी, इनकी जो आवाज थी वो ज्यादा बुलंद थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ये ज्यादा लोकप्रिय भी थे। मॉडरेट्स को दिलासा दिया कि भाई हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाएंगे और इसमें आपकी जो भी पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड्स होंगी, लंबित राजनीतिक मांगे होंगी, हम उन सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसी बात कही। तो इस तरह से यूनिटी को ब्रेक किया, एकता को तोड़ा। और जब ये ब्रूटल सप्रेशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट का, अतिवादियों का, तो फिर उन्होंने रिएक्ट किया। यही से ये धड़ा धीरे 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 रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। और क्रांतिकारी गतिविधियों में जो सबसे खास बात थी वो क्या थी कि वो मतलब जो पिस्टल और बॉम्ब की राजनीति थी उसको भी फॉलो करते थे, सीधी सी बात है। तो फिर इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार तनाव में थी। और आपको पता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर भी था, 14 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो फिर सिडनी राउलेट कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप तरीके सुझाइए जिससे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियों को चेक किया जा सके, रोका जा सके। तो इसी क्रम में राउलेट एक्ट आता है जो आगे चल के 1919 का हिस्सा बनेगा। और राउलेट एक्ट को भारतीयों ने ब्लैक एक्ट कहा। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को, ग्रोइंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को चेक करना, यही मुख्य उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य को, अब इसके लिए ब्लैक एक्ट का मतलब क्या है? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून। आज अगर ऐसा कानून लाया जाए कि रैंडम अगर पुलिस अथॉरिटीज आपको अरेस्ट कर लें कि आप असंतोष फैला रहे हो सरकार के खिलाफ, आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया जाए और आपको 2 साल तक जेल में बंद रखा जाए, तो फिर आप समझ पाओगे कि कार्यपालिका को मनमाने अधिकार देने का क्या नतीजा होता है। तो लोगों को यह बात समझ में आई कि राउलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना किसी मुकदमे के किसी भी को भी जेल में ले लो, इससे ज्यादा अन्यायपूर्ण कानून कोई नहीं हो सकता। यानी लोगों ने ये बात समझा कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और रूल ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ, दोनों में बहुत फर्क है। मनमाने विधि का शासन, आर्बिट्रेरी लॉ, रूल ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ तभी होगा जब एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को हम फिक्स नहीं कर पाएंगे, कार्यपालिका की जवाबदेही को हम तय नहीं कर पाएंगे, तो रूल ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ तब होगा जब हम कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित कर पाएंगे, हम कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाएंगे। तो लोगों को यह बात समझ में आई। साथ ही साथ लोगों के राइट्स को, अधिकारों को सुरक्षित रखना बड़ा जरूरी है। यानी जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ये बहुत जरूरी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सब याद था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, कि ऐसा हुआ था। और सरकारें, अगर आप जनता के अधिकारों को, मौलिक अधिकार या इस तरह की चीजों से सुरक्षित नहीं, हर सरकार दमनकारी हो सकती है। ध्यान रखो, वो शील्ड है मौलिक अधिकार। अगर वो मौलिक अधिकार, वो शील्ड हमें नहीं दिए होते तो इस बात की संभावना है कि पावर या अथॉरिटी, सत्ता दमनकारी हो जाए। बहुत सीधी सी बात है। तो यानी कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकारों की धारणा आई, मौलिक अधिकारों की धारणा, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 की बात हमने की, 15 की बात की, 19 की बात की, 20, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात क्यों ही करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जनता के अधिकारों को क्या किया जाए? सुरक्षित रखा जाए। कभी भी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ न बन पाए। भारत में जनता के सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लेके आए। यह बात आपको समझनी है। यानी राज्य या स्टेट पावर या अथॉरिटी, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। राज्य, स्टेट या अथॉरिटी कभी भी कानून से ऊपर नहीं है। वो जनता के किसी भी आंदोलन का, जनता के किसी भी शांतिप्रिय जन आंदोलन का बर्बरता से दमन नहीं कर सकती है। एग्जीक्यूटिव वायलेंस, एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका द्वारा की गई हिंसा जिसकी कोई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ना हो, न्यायिक जिम्मेदारी ना हो, एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, अत्यधिक कार्यपालिका नियंत्रण, ये चीजें ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया। फिर दौर शुरू होता है जिसको
फेज ऑफ गांधीयन मूवमेंट भी हम कहते हैं हमारी हिस्ट्री में। तो देखो 1915 से 1919 के बीच में काकरा है, मतलब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर राउलेट सत्याग्रह। राउलेट सत्याग्रह पहला ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा था जिसको गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया। बाकी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये क्षेत्रीय मुद्दे थे, रीजनल इश्यूज थे। फिर जो ए है, ए का मतलब है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से लेकर 1922 तक रहा, और इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट, पहला व्यापक जन आंदोलन कहते हैं। तो आखिर गांधी इतने रेलेवेंट, इतने प्रासंगिक क्यों हैं? अब बताओ, रॉलेट एक्ट जैसा मुद्दा, ब्लैक एक्ट जैसा मुद्दा, भारत में अगर किसी ने इस मुद्दे को ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप दी थी तो वो गांधी थे। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि काले कानून के खिलाफ एक व्यक्ति अहिंसात्मक तरीके से प्रतिरोध करे, एक व्यक्ति ये कहे कि हमारी नैतिक असहमति है इस कानून को लेकर, हम इस कानून का विरोध करते हैं, यह न्यायपूर्ण कानून है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास है, रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम कानून मान्यताएं जो कुछ भी हैं, वो एक सेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के दृष्टिकोण से डिफाइन होनी चाहिए। यानी संविधान में संवैधानिक नैतिकता जैसी भी कोई चीज हो सकती है, इस बात की तरफ सबसे पहले अगर किसी ने इशारा किया तो वो कौन थे? गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात की। तो देखो, गांधी ने जन आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और साथ ही साथ गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता की भी बात की। गांधी ने साथ ही साथ संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, संवैधानिक नैतिकता का परिणाम मांग करना। तो गांधी इसीलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन किया, आगे चल के जो अनजस्ट लॉज हैं जैसे सॉल्ट लॉज, अनैतिक कानून जैसे नमक कानून, इसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया 1930 से 34 के दौर में। यानी कि अब रिफॉर्म्स, राइट्स, सेल्फ रूल, इससे आगे बढ़ के कहीं ना कहीं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करने लगे थे। रॉलेट एक्ट का जिस तरह से सशक्त विरोध हुआ, लोग ये समझ चुके थे कि सिटीजन्स को, नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अवेल होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ जरूरी है, रूल ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ नहीं होनी चाहिए, कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति हो, यह जरूरी है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जवाबदेह सरकार हो, उत्तरदायी सरकार हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, सत्ता का स्रोत जनता हो, यह जरूरी है। तो ये सारी बात लोगों को समझ में आ गई थी। और गांधी के आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय आंदोलन से लोगों को गांधी ने जोड़ा। यानी जो इलिटिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, अभिजनवादी राजनीतिक गतिविधियां थी, उनको जन आधारित संघर्ष में ट्रांसफॉर्म किया, रूपांतरित किया गांधी ने। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको अपने साथ 20 लोगों को, 30 लोगों को जोड़ के चलना है ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उंगलियों पे देखोगे तो 4-5 अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे आपको। और एक अकेले आदमी ने क्या किया? एक फौज खड़ी कर दी ऐसे लोगों की जो उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ने के लिए तैयार थे। यानी जनता संघर्ष कर सकती है। जनता का संघर्ष लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए हो सकता है, शांति प्रिय ढंग से हो सकता है। इससे बेहतर तरीके से डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, लोकतांत्रिक चेतनाओं को। यानी संवैधानिक राजनीति की बात करना, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की बात करना केवल एलिटिस्ट का काम नहीं है, अभिजनवादियों का काम नहीं है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ पिटीशन, केवल याचिका, केवल काउंसिल एक्टिविटीज, परिषदों का काम यहां तक सीमित नहीं है। इसका मतलब इसमें व्यापक पैमाने पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबकी भागीदारी, सबको आंदोलन का हिस्सा बनाओ और तब आप संवैधानिक संघर्ष करो।
तब आप जिस संविधान की कल्पना कर रहे हैं वो संविधान आपको मिल पाएगा। तो लोकतंत्र में नागरिकों को जिंदा करना, जागरूक बनाना, ये सारा का सारा काम गांधी ने किया। वो भी कैसे किया? तो शांतिप्रिय ढंग से, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, संगठन का मतलब समझाया लोगों को, संगठन को शांतिपूर्ण ढंग से किसी आंदोलन को कैसे करना चाहिए ये बताया। तो ये सारी चीजें गांधी ने बताई। फिर आगे जो मुद्दा है, जैसे गांधी में अहिंसा, सत्य, ये सब आप जानते हो, नैतिक आचरण, संघर्ष, ये सब जानते हो। अब एक और मुद्दा है जो इस घटना से जुड़ जाता है और वो है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो आइए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये घटना भी बड़ी महत्वपूर्ण है। नेहरू रिपोर्ट 1928, इसको देखो ऐसे जोड़ के देखना, एक घटना 1916 में हुई है, दूसरी घटना 1928 में हुई है। नेहरू रिपोर्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी से पहले राजनीति कैसी थी बता चुका हूं, गांधी के बाद राजनीति कैसी थी ये आपको मैं बता चुका हूं। अब जब नेहरू रिपोर्ट आता है तो नेहरू रिपोर्ट को तो ये भी कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट जो है एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट था। पहले ऐसा कहा गया कि भारतीय संविधान का नेहरू रिपोर्ट एक तरह से ब्लूप्रिंट था। नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ही ब्लूप्रिंट था, ब्लूप्रिंट था। क्यों ये बात कही गई कि नेहरू रिपोर्ट कैसे आया, क्या क्या कंडीशंस थी, ये सब हिस्ट्री क्लास में बताऊंगा। तो इस मेन मुद्दे को समझो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसका ड्राफ्ट खुद इंडियंस ने तैयार किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, सभी राजनीतिक पार्टियों का कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ। और भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीय लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, इसको ड्राफ्ट किया गया नेहरू रिपोर्ट में। इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। यानी भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसको लेकर भारतीय जनता की और भारत के सभी राजनीतिक दलों की, भारत के सभी राजनीतिक दलों की जो आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थी, भारतीय जनता और भारत के सभी राजनीतिक दलों की जो आकांक्षाएं थी, उन सभी को एक तरह से एक ड्राफ्ट के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया। और यही क्या है, नेहरू रिपोर्ट। और क्यों कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी आकांक्षाएं थी, जैसे आकांक्षाएं का मतलब क्या है कि जैसे हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे तो नेहरू रिपोर्ट भी रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। और हमारी जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, वो पहले के अनुभवों से बनी हुई हैं। हमने ये बात समझा कि भाई राइट्स बड़े जरूरी हैं, अधिकारों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो हमने सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने की बात नेहरू रिपोर्ट में की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर करने की बात नेहरू रिपोर्ट में की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात नेहरू रिपोर्ट में की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की नेहरू रिपोर्ट में, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, पीसफुल प्रोटेस्ट्स की बात हमने नेहरू रिपोर्ट में की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता की बात हमने नेहरू रिपोर्ट में कही, जनता की बात, जनता को अपनी बात रखना और जनता की बात को सुना जाना, इसकी बात हमने नेहरू रिपोर्ट में की। मौलिक अधिकार जो हैं, इनसे चीजें हमने डिस्कस की। जो लंबे समय से हमारी लड़ाई चल रही थी कि कार्यपालिका को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, कार्यपालिका की जवाबदेही फिक्स की जाए, नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, जो हमारी विधायिका है वो द्विसदनीय हो, ये बात नेहरू रिपोर्ट में कही। लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली होगी, ये बात नेहरू रिपोर्ट ने कही। नेहरू रिपोर्ट ने यह भी कहा कि संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ यूनिटरी बायस, यानी केंद्र मजबूत होगा इस फेडरल स्ट्रक्चर में, जो भारत की एकता के लिए जरूरी होगा, ये नेहरू रिपोर्ट में कही। जो आगे चलकर हमारे फेडरल सिस्टम जिसमें हम यूनिटरी बायस की बात करते हैं, उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। अच्छा, भारतीय संविधान कैसा होगा, क्या भारतीय संविधान में सांप्रदायिक राजनीति को जगह होगी? नहीं होगी। 1916 में मुस्लिम मासेस को कन्विंस करने के लिए अस्थायी रूप से कांग्रेस ने मान लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में
रिजेक्ट कर दिया, कहा नो SES फॉर द मुस्लिम्स। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं, सब समान है, समान नागरिक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन से हम एक समान नागरिकता, सबको समान बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आई नेहरू रिपोर्ट में, या फिर भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। डोमिनियन स्टेटस जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी, वो डोमिनियन स्टेटस की मांग नेहरू रिपोर्ट में की, जिसको ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। हिस्ट्री में आप इस चीज को पढ़ेंगे। तो देखो नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, जो हमारी अब तक की लड़ाई चल रही थी, जो हम औपनिवेशिक व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे, नेहरू रिपोर्ट के दौर तक आते आते अब हम भारतीयों द्वारा बनाए गए संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे। हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की मांग कर रहे थे, लोकतांत्रिक संविधान की मांग कर रहे थे। तो नेहरू रिपोर्ट ने अब तक का हमारा जो भी स्ट्रगल था, उस सभी स्ट्रगल को एक तरह से कोडिफाई कर दिया। हालांकि आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार किया। फिर उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर लंदन में बहस हुई, गोलमेज सम्मेलनों के रूप में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रूप में, जो अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया। और फिर 39 आते आते 37 से 39 के बीच में, पिछली क्लास मैंने बताया भी था कि उन 2 सालों तक एक तरह से भारत की जो सरकार थी, अपने लोगों की सरकार, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार, उसने शासन भी किया। बट 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही उन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाली घटनाओं ने भारतीय संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया, इस बात को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास का मेरा उद्देश्य यही था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा कनेक्ट करके समझने की कोशिश करो। और देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो लेजिस्लेशंस वाला जो पार्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, जो आमतौर पे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबने केवल और केवल एक लेक्चर में इसको फिनिश किया। आप सर्च करना संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और मैं कह रहा हूं एक भी यूट्यूब वीडियो की बात कर रहा हूं, अगर हो तो लिंक पेस्ट कर देना मेरे कमेंट में। पूरे यूट्यूब पे एक भी यूट्यूब वीडियो ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर के साथ जस्टिस करता हो, नॉट अ सिंगल वीडियो, जहां तक मैंने सर्च किया है। अगर हो तो आप जरूर शेयर करिएगा, मैं भी देखूंगा। तो जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1.5 घंटे 1 घंटे के लेक्चर में खत्म, ये क्या है भाई? तो देखो YouTube ने हाँ सीखने के लिए नए अवसर दिए हैं, लेकिन दिग्भ्रमित भी बहुत ज्यादा किया है। तो थोड़ा मतलब देखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अधिकतर क्लासेस जो हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हैं। और जब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासेस आपके सामने आएंगी तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाओगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसी क्लासेस बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं होती, ये पता है आपको। हम हिंदुस्तानी लोग किस पे जाते हैं? एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं। जैसे आप देखो, हिंदुस्तान जो देश है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखो, तो यहाँ रंग, त्वचा का रंग डार्क होना, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये बुरी बात नहीं है, यही तो हम भारतीयों का स्वाभाविक रंग है। लेकिन कंपनियां 10 रुपए में गोरा बनाने वाली क्रीम बेच जाती हैं, ये सब आप जानते हो, और लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं, उनको लगता है 10 रुपए में गोरे हो जाएंगे। तो ये मतलब त्वचा का रंग है ना। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि त्वचा के रंग के आधार पर, है ना, स्मार्टनेस, ये जज करने का कौन सा तरीका है कि आप गोरे हैं तो ज़्यादा स्मार्ट माने जाएंगे, त्वचा का रंग सांवला है तो कम स्मार्ट माने जाएंगे? इस पे हम बहस नहीं करते। हम बहस इस बात से करते हैं कि 10 रुपए वाली क्रीम से गोरे हो जाएंगे या 20 रुपए वाली क्रीम से गोरे हो जाएंगे। तो आप थोड़े से जागरूक बनिए, बौद्धिक बनिए। इंटरनेट की दुनिया बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हालांकि अगली वीडियो में भी हम सब टॉपिक भी ही डिस्कस करेंगे। इसमें 2 और डायमेंशन से मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद ये जो हिस्सा है भारतीय संविधान का विकास,
इससे जुड़ा हुआ एक क्लास 2 घंटे का लाऊंगा, जिसमें सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगा। तो भारतीय संविधान का विकास वाला हिस्सा मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से पूरा हो जाएगा। फिर हम विशेषताओं पे आएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि हमारा टारगेट सारे पीवाईक्यू का भी डिस्कस करना है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं अपने क्लासरूम डिस्कशंस में बताए गए ओपिनियन से ही निकालूंगा। तो इसके लिए थोड़ा डिटेल डिस्कशन ज़रूरी है। जब भी आप मेरी क्लास कर रहे हो तो पेन और पेपर लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट बातों को नोट भी करते रहिए, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और सीखने का यही सबसे वैज्ञानिक तरीका भी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।